गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है वो कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो है, मतलब जटिल उर्वरक आपका जो है किस तरीके हमारे पौधों को और हमारे जो क्या कहते हैं जीव जंतु हैं उनको किस तरीके प्रभावित करता है। आज इसके विषय में हम आपको जो है अध्ययन कराएंगे छात्रों, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जटिल उर्वरक है ये उस टाइमिंग पे वर्क करता है, अपना काम करता है कि जब जो है एनपीके जो है आपका जब वहाँ पे अपना काम कम कर देता है तो वहाँ पे जटिल उर्वरक का जो है उपयोग किया जाता है छात्रों, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जो हमारा कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है उसके विषय में हम आपको बतला रहे हैं कि एकल उर्वरकों के उपयोग अनार्थिक और श्रम लागत के कारण उर्वरक मिश्रण तैयार किया गया है और इनका उपयोग जो है किया जा रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा एकल उर्वरक है जो है इसे जो है अनार्थिक रूप से अगर उपयोग किया जा रहा है तो ये उर्वरक जो है मिश्रण करके दानेदार के रूप में जो है इसे जो है प्रयोग किया जा रहा है छात्रों जो है फसलों में, ठीक है। फिर उसके बाद ये उर्वरक मिश्रण समरूप नहीं थे, जिनमें एनपीके की मात्रा कम थी और ये कई बार घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया गया था जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये उर्वरक मिश्रण समरूप नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि ये कई उर्वरकों से जो है मिलकर जो है थोड़े थोड़े उर्वरकों को लेकर जो है इसे मिश्रित उर्वरक को जो है तैयार किया जाता है, तब जो है अपने फसलों में इसे उपयोग किया जाता है छात्रों, ठीक है। फिर उसके बाद इन कठिनाइयों से बचने के लिए हम जटिल उर्वरक की तैयारी किया करते हैं। इन जटिल उर्वरकों में उत्कृष्ट ग्रेड के पोषक तत्व समरूप दानेदार और अच्छी भौतिक स्थितियां अपने को उत्पन्न करती हैं छात्रों जो है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे इसका डिफिनीशन जो है, जहां पे वाणिज्यिक जटिल उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनमें कम से कम 2 से 3 प्राथमिक आवश्यक तत्वों का अगर तत्व होते हैं वहां पे उसे हम अपूर्ण जो है उर्वरक कहते हैं। और जब इनमें केवल 2 प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं इसे हम अपूर्ण जटिल कहते हैं, और जहां पे 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे हम पूर्ण जो है जटिल उर्वरक जो है कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान में रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त जटिल उर्वरक उर्वरक मिश्रण से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में निर्मित किए जा रहे जटिल उर्वरक नाइट्रोट फास्फेट, डीएपी और अमोनियम फास्फेट सल्फेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है छात्रों। फिर उसके बाद आता है कि जो है जटिल उर्वरक के लक्षण कैसे होते हैं ये हम आपको बतला रहे हैं छात्रों। पौधों के पोषक तत्वों की उच्च मात्रा 30 किलोग्राम 100 किलोग्राम उर्वरक से अधिक होती है, इसीलिए इन्हें उच्च विश्लेषण उर्वरक कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे पौधे अपने पोषक तत्वों की एक उच्चतम जो उर्वरक के रूप में हम जटिल उर्वरक का उपयोग करते हैं वहाँ पे जो है उसकी जो मात्रा होती है वो 30 से 100 केजी के बराबर जो है उसे रखा जाता है छात्रों, ठीक है। फिर उसके बाद एक समान दाना आकार और अच्छी भौतिक स्थिति होती है। ये एक बार में उपलब्ध रूप में एनपी की आपूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन NO3 और NH4 प्लस रूपों में और पी जल में घुलनशील रूप में कुल PTO5 के 50 से 90% तक के उपस्थित होते हैं जो है जटिल उर्वरक में। इस प्रकार नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की मात्रा जो है छात्रों ये जो है जटिल उर्वरक में इतनी मात्राएं उपलब्ध पाई जाती हैं जो कि पौधे जो है उसे उपयोग करते हैं जो है अपने जीवन काल को विकास करने के लिए, जो है जीवन चक्र को विकास करने के लिए वो इतनी उर्वरकों का जो है जटिल उर्वरक के माध्यम से वो प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद
ये प्रति किलो पोषक तत्व के आधार पर एकल उर्वरक की तुलना में सस्ते पाए जाते हैं छात्रों जो है, ठीक है। फिर प्रति किलोग्राम पोषक तत्वों के आधार पर परिवहन और वितरण लागत कम हो जाती है। उर्वरकों के उपयोग के लिए उचित समय के चयन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत होते हैं, जो हम आपको बतला रहे हैं कि फसल की वृद्धि के दौरान नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। एक बढ़ते हुए पौधों की नाइट्रोजन की आवश्यकता विकास के प्रारंभिक चरण में कम होती है। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो जो है नाइट्रोजन जो है जब जो है बीज जो है जर्मिनेशन करता है, अंकुरण करता है, जब वो पहली पत्तियों को जो है जब क्या कहते हैं अपनी निकासी की ओर रखता है, विकास की ओर रखता है जो है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन जो है कम जो है हमारा अवशोषित होता है। और इसके बड़े विकास की अवधि के दौरान अधिकतम होती है और फसल काटने तक के बाद के चरणों में बहुत ही कम होती है। मतलब इसका अर्थ ये है कि नाइट्रोजन हमारा जो है छात्रों, जब पौधा जैसे जैसे विकास करेगा नाइट्रोजन की मात्रा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी जो है। फिर जब हमारी फसल परिपक्व या हार्वेस्टिंग की टाइमिंग हो जाएगा, कटाई का टाइमिंग हो जाएगा, उस टाइमिंग पे जो है नाइट्रोजन एकदम से कम जो है पौधा अवशोषित करता है, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन युक्त उर्वरक पानी में घुलनशील होते हैं, वे गतिशील हैं और मिट्टी के भीतर सभी दशाओं में तेजी से चलते हैं। ऐसे में लीचिंग के माध्यम से नाइट्रोजन आसानी से नष्ट हो जाती है कि एक ही समय में बहुत अधिक नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग न किए जाएं, पौधों को नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसे आप जो है पानी में घुलनशील तो होते हैं और गतिशील भी होते हैं और ये मिट्टी के भीतर सभी दशाओं में तेजी से चलते रहते हैं। मगर अगर जो है आप किसी पौधे में अगर आप नाइट्रोजन जो है जितना पौधे को अवशोषित करना है, अगर उससे ज़्यादा अगर आपने नाइट्रोजन जो है वहाँ पे अगर डालते हैं जो है, तो लीचिंग के माध्यम से जो है वो नाइट्रोजन जो है अपने आप जो है भूमि के अंदर चला जाता है, जो कि पौधे उसे कभी जो है प्रयोग नहीं कर पाते हैं और वो नाइट्रोजन जो है बाद में नष्ट हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन उतना देना चाहिए कम से कम जो पौधे जो है जिन्हें जितने पौधों की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया है जो है कि अपनी मिट्टी का फसल बोने से पहले जो है मृदा परीक्षण कराना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप मृदा परीक्षण कराएंगे जो है तो उससे आपको जो है मिट्टी की दशाओं के विषय में अच्छी आपको जानकारी होगी छात्रों जो है, ठीक है, कि हमारी मिट्टी में किन चीज़ों किन तत्वों की कमी है, किन मुख्य पोषक तत्वों की कमी है और हमें जो है कितनी मात्रा जो है पौधों को देनी या मिट्टी में देनी चाहिए, जिससे हमारा पौधा जो है स्वस्थ भी रहे, उसकी संरचना भी अच्छी रहे, विकास भी पौधा अच्छे तरीके से करे और उसकी उत्पादन क्षमता भी बनी रहे जो है, ठीक है। आगे चलते हैं। जड़ के प्रारंभिक जो हमारा एक ही समय में बहुत अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग न किए जाएं, पौधों को नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। फिर उसके बाद जड़ के प्रारंभिक विकास और पौधों के प्रारंभिक विकास के दौरान फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फसल के पौधों को 2/3 पी का उपयोग करते हैं, जबकि पौधे अपने सूखे वजन का 1/3 जमा करते हैं जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब पौधे के जड़ का प्रारंभिक विकास होता है और पौधे के प्रारंभिक विकास के दौरान फास्फोरस की आवश्यकता होती है, तो उस टाइमिंग पे हमारा पौधा जो है 2/3 हिस्सा जो है फास्फोरस जो है वो मिट्टी से अवशोषित करता है और बाद में जो है वो 1/3 जो है जैसे ही फसल परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ती है जो है, तो वहाँ पे 1/3 जो है आप जो है उतनी फास्फोरस जो है पौधा अवशोषित करता है, ठीक है। फिर उसके बाद सभी फास्फेटिक उर्वरक धीरे धीरे फास्फोरस छोड़ते हैं,
यहाँ तक कि सुपर भी फास्फेट में मोनो कैल्शियम फास्फेट या पानी में घुलनशील होता है जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा मोनो कैल्शियम फास्फेट है वो पानी में घुलनशील होता है और पौधों के अंदर जो है क्या कहते हैं मिट्टी में वो धीरे धीरे पानी के द्वारा घुलनशील के द्वारा जो है वो जो है मिट्टी के द्वारा जो है जड़ों के माध्यम से पौधे उसे अवशोषित करते रहते हैं जो है। फिर P2O3 सुपर फास्फेट का उपयोग मिट्टी में करने पर जल में घुलनशील होता है। P2O तुरंत थोड़ा अघुलनशील हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है डाई कैल्शियम फास्फेट या साइट्रेट। घुलनशील P2O3 एक और प्रारंभिक विकास अवधि के दौरान फास्फेट की अवधि मात्रा में आवश्यक जो है सुपर फास्फेट का उपयोग पौधा जो है करता है, क्योंकि उस समय पौधा अच्छे तरीके से अपने क्या कहते हैं पत्तियों और टहनियों को जो है विकास करता है, तो उस टाइमिंग पे फास्फोरस की आवश्यकता पौधों को बहुत पड़ती है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। पोटास आंशिक रूप से नाइट्रोजन की तरह और आंशिक रूप से फास्फोरस की तरह व्यवहार करता है। अवशोषण की दर या नाइट्रोजन की तरह है जो कटाई चरण तक अवशोषित होती है जो है। पोटास जो है नाइट्रोजन और क्या कहते हैं आपके फास्फोरस की तरह ही व्यवहार करता है, क्योंकि पोटास की मात्रा कहीं कहीं क्षेत्रों में कम पाई जाती है, नहीं तो हर क्षेत्रों में पोटास की मात्रा मिट्टी में पर्याप्त पाया जाता है। और पोटास जो है पौधे उतनी ही मात्रा में अवशोषित करते हैं जितना जो है पौधों को ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर उसके बाद भारी बनावट वाली मिट्टी की तुलना में रेतीली मिट्टी निछालन अधिक होता है। इसका मतलब है कि रेतीली मिट्टी पर नाइट्रोजन उर्वरकों और कभी कभी पोटास उर्वरकों का अधिक बार या विभाजित उपयोग वांछनीय होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि रेतीली मिट्टी में जो है पोटास की मात्रा, ये भारी मिट्टियाँ होती हैं, पोटास की मात्रा यहाँ पे पर्याप्त होता है। अगर इसमें जो है पौधों का अगर हम फसल लेते हैं तो पौधों को जो है पर्याप्त पोटास मिल जाता है छात्रों। ठीक है, उसके बाद उर्वरकों के उपयोग के समय निर्देशित करने वाले सिद्धांतों पर आधारित एक व्यवहारिक सिफारिश है। नाइट्रोजन उर्वरकों को 4 से 5 महीने की अवधि वाली फसलों के लिए 2 भागों में और 9 से 12 महीने की अवधि की फसलों के लिए 3 भागों में, और जब गन्ने की तरह अभी भी लंबी अवधि की फसलों को 4 से 5 भागों में लागू किया जाना चाहिए। जो एक उर्वरक देने का सिद्धांत है छात्रों जो है, वहाँ पे अगर आपकी 4 से 5 महीने की अगर फसल है तो उर्वरक को जो है नाइट्रोजन को आप जो है इसे 2 बार में डिवाइड करके जो है खेतों में डालिए, फसलों को दीजिए, जिससे आपका जो है नाइट्रोजन जो है नष्ट नहीं होगा। जितनी जो है पौधों की ज़रूरत होगी उतनी जो है उन्हें नाइट्रोजन मिलेगा। फिर उसके बाद 9 से 12 महीने की अवधि की फसलों के लिए 3 भागों में जो है नाइट्रोजन को डिवाइड करके जो है आप फसलों को जो है नाइट्रोजन देना चाहिए। फिर अगर गन्ने की फसल अगर आप ले रहे हैं तो वो लंबी 1 वर्षीय जो है फसल होता है 1 ईयर की, तो उसमें जो है कम से कम 4 से 5 बार आप नाइट्रोजन को आधा आधा करके जो है डिवाइड करके देना चाहिए। ठीक है, तभी पौधे अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ भी करते हैं और फलन फूलन भी करते हैं और उपज भी अच्छी तरीके से हो जाती है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद लीचिंग के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारी बनावट वाली मिट्टी की तुलना में रेतीली मिट्टी, हल्की बनावट वाली मिट्टी पर नाइट्रोजन उर्वरकों का अधिक भार विभाजित उपयोग वांछनीय होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पे रेतीली मिट्टियाँ हैं, हल्की भारी मिट्टियाँ हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन का उर्वरकों का अधिक जो है शोषण होता है जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। पानी में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय एक खुराक में डालनी चाहिए। अम्लीय मिट्टी में बुआई से 1 सप्ताह पहले या पखवाड़े के पहले अस्थि चूर्ण या राख फास्फेट डालने की सलाह दी जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब आप फसल बोने के पहले जो है आप जो है इसमें जो आपके फास्फेटिक उर्वरक हैं वो बुआई के पहले आप जो है पहली खुराक डालेंगे जो पूरी जो है। उसके बाद अम्लीय मिट्टी में बुआई के 1 सप्ताह बाद जो है आप
अस्थिचूर्ण और राक फास्फेट का उपयोग करके अपनी फसल में फास्फेट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर पोटास उर्वरकों का भी रोपण के समय जो है एक खुराक डालनी चाहिए। जब आप जो है फसलों की रोपाई कर रहे हैं उस टाइमिंग पे जो है एक खुराक जो है पोटास भी जो है आप पौधों को देना चाहिए, जो आपके पौधे शुरू से लेकर अपने लास्ट जो है जीवन चक्र तक जो है पोटास और फास्फेट जो है जो आप डालते हैं अपनी फसलों में वो अंत तक जो है काम करता है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।